प्यारे प्यारे दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे यानी कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के आगे के पार्ट को देखेंगे। और आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिहार में किशोर वय आबादी क्या है। चलिए आइए देख लेते हैं। किशोरावस्था जीवन का ऐसा समय है जब कोई व्यक्ति ना तो बच्चा रह जाता है ना वयस्क बन पाता है। इस अवधि में किसी व्यक्ति में भारी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन किशोरावस्था को 10 वर्ष से 19 वर्ष तक के उम्र समूह के बतौर परिभाषित करता है। यह पूर्ण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक निर्भरता से सापेक्ष स्वतंत्रता में संक्रमण का चरण होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किशोर वय आबादी 2.34 करोड़ थी, जो कुल आबादी का 22.5% थी। इसलिए बिहार के प्रत्येक 5 में से एक व्यक्ति किशोर या किशोरी है। तालिका 12.3 में राज्य में 9 प्रमंडलों पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, कोसी और पूर्णिया में किशोर वय आबादी का वितरण प्रस्तुत किया गया है। आप इसे देख सकते हैं तालिका में। बच्चों के लिए आवंटन। बाल बजट निर्माण महज लेखाकरण का अभ्यास नहीं होता है। इसका मुख्य मकसद बच्चों के विकास के लिए पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करना होता है, ताकि उनकी ज़रूरतों और असुरक्षित स्थिति का समग्रता में निराकरण किया जा सके। बच्चों पर लोक व्यय की पूरी समझ तभी बन सकती है जब इसके विभिन्न घटकों को देखा जाए। यह उन आवंटनों को अलग अलग करने का प्रयास होता है जो विशेष रूप से बच्चों के लाभ के लिए किया गया होता है। इससे इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि राज्य सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धताएं किस हद तक वित्तीय प्रतिबद्धताओं में रूपांतरित हो पाती है। सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स द्वारा बच्चों के दृष्टिकोण से दशक के केंद्रीय बजट का विश्लेषण करने के साथ भारत में बाल बजट का काम वर्ष 2000 में शुरू हुआ। लेकिन भारत चूँकि बड़ा देश है, इसलिए जब तक राज्य स्तर पर बाल बजट विश्लेषण नहीं किया जाए तब तक ऐसे बाल बजट अभ्यास अपूर्ण रहेंगे। सेंटर फॉर चाइल्ड राइट्स की रिपोर्ट का अनुसरण करते हुए केंद्र सरकार ने पहली बार 2003 में बाल बजट विश्लेषण किया। उसके बाद 2008 से 9 में केंद्रीय बजट में बाल कल्याण हेतु योजनाओं के लिए बजट प्रावधान के बतौर विवरण 22 पेश किया गया। इसके बाद के केंद्रीय बजटों में भी इस विवरण को पेश किया जाता है। वर्ष 2017 से 18 में इस विवरण का नाम विवरण 12 कर दिया गया। केंद्र सरकार के साथ 3 राज्य असम, केरल और बिहार भी बाल बजट तैयार करते हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी 2020 में यह अभ्यास शुरू किया। बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013 से 14 में शुरू हुई। बच्चों के लिए आवंटन, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं, लड़कियों के लिए विशेष योजनाओं और बाल सुरक्षा से संबंधित होता है। तालिका 12.4 में दर्शाया गया है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान बिहार में बाल बजट के आवंटन में लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2013 से 14 से 2018 से 19 के बीच बच्चों के लिए समग्र आवंटन 23.6% की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2013 से 14 के 6,329.66 करोड़ रुपए से 2018 से 19 में 19,474.72 करोड़ रुपए हो गया। इस अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय भी लगभग 3 गुना बढ़कर 1225 रुपये से 3910 रुपये हो गया। प्रशंसा की बात है कि इन वर्षों के दौरान राज्य के बजट में बच्चों का हिस्सा बढ़ा है। इन 6 वर्षों में राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का औसत हिस्सा लगभग 11.3% था।
इसी प्रकार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर व्यय का औसत हिस्सा 3.4% के आसपास था। बाल बजट का विवरण यहाँ पे देख सकते हैं, जो लगातार बढ़ता ही गया है। उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति। बाल मृत्यु बच्चों के विकास का एक संवेदनशील सूचक है। बच्चों के स्वास्थ्य पर निवेश अनिवार्य मानव अधिकार ही नहीं है, ठोस आर्थिक निर्णय और राज्य के लिए बेहतर भविष्य की दिशा में अपनी दिशा तय करने का एक सबसे सुरक्षित तरीका भी है। इसी लिहाज से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39F के जरिए राज्यों को सुनिश्चित करने का निर्देश है कि बच्चों को स्वास्थ्य ढंग से मुक्त और सम्मानपूर्ण तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। साथ ही संविधान के जरिए यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि बच्चों और युवा को शोषण से बचाया जाए। बच्चों का स्वास्थ्य किसी विकासशील राष्ट्र की भावी क्षमताओं को बढ़ाने की बुनियाद है और यह पोषक आहार की उपलब्धता से स्पष्टता संबंधित है। कुपोषण भूख और बीमारी का परिणाम है, जो अनेक स्थूल और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से पैदा होता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में भूख से संबंधित कुपोषण के लिए 3 सूचक हैं: ठिगनापन, उम्र के अनुसार ऊंचाई; दुबलापन, ऊंचाई के अनुसार वजन; और कम वजन या हल्कापन, उम्र के अनुसार वजन। ठिगनापन, उम्र के अनुसार ऊंचाई। ठिगनापन खराब पोषण, बार बार संक्रमण और अनुपयुक्त मनोवैज्ञानिक वातावरण के कारण बच्चों का कमजोर विकास है। बच्चे को तब ठिगना कहा जाता है जब उम्र के अनुसार उसकी ऊंचाई संदर्भ आबादी के मीडियन से 2 मानक विचरण कम हो। ठिगनापन का मानव पूंजी, गरीबी और क्षमता पर आजीवन प्रभाव होता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में ठिगनापन के स्तर लिहाज में सुधार दिखा है, जो 2015 से 16 के 48.3% से घटकर 2019 से 20 में 42.9% रह गया। हालांकि 5.4% अंकों की गिरावट के बाद भी राज्य में ठिगनापन का स्तर 42.9% ऊंचा है। वर्ष 2005 से 6 और 2019 से 20 के आंकड़ों की तुलना करने पर 12.7% अंकों की कमी दिखती है। 2005 और से 6 के 56.0% से 2019 से 20 में 42.9%। इन उपलब्धियों का श्रेय राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में उठाए गए सकारात्मक कदमों को दिया जा सकता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के जिलों में सर्वाधिक ठिगनापन सीतामढ़ी, शेखपुरा जिलों में और सबसे कम गोपालगंज और शिवहर जिलों में है। बिहार में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत दिया गया है यहाँ पे। दुबलापन 5 साल तक उम्र वाले बच्चों की रुग्णता का सशक्त सूचकांक है। यह मुख्यतः खाने पीने में बहुत अधिक कमी या रोग का परिणाम होता है। ऊंचाई के अनुसार वजन सूचकांक के जरिए शरीर की ऊंचाई के मुकाबले शरीर की मात्रा की पर्याप्तता की माप की जाती है और इससे पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति का पता चलता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 22.9% बच्चे दुबले हैं, जो उनके तीव्र अल्प पोषण को दर्शाता है। दुखद है कि बिहार में 2015 से 16 से 2019 से 20 के बीच दुबलापन में 2.1% की अंकों की वृद्धि दिखी है, जो 20.8% से बढ़कर 22.9% हो गई। हालांकि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 से तुलना करने पर 2005 से 6 से 2019 से 20 के बीच 4.2% अंकों की कमी दिखती है।
जिलों में अरवल, जहानाबाद सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले हैं। दूसरी ओर पश्चिम चंपारण और सीतामढ़ी सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जिले हैं। हल्कापन, उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार वजन, उम्र के अनुसार ऊंचाई और ऊंचाई के अनुसार वजन का संयुक्त सूचकांक है। इसमें तीव्र और जीर्ण दोनों प्रकार के अल्प पोषण को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के सामान्य से कम वजन के बच्चों का प्रतिशत 2015 से 16 और 2019 से 20 के बीच 43.9% से घटकर 41.0% रह गया, जो 2.9% अंकों की कमी है। साथ ही राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 के साथ तुलना करने पर 14.9% की कमी दिखती है, जो सचमुच प्रशंसनीय है। सभी 38 जिलों के बीच अरवल में हल्के बच्चों का अनुपात सर्वाधिक 52.9% था, जिसके बाद जहानाबाद का 51.7% था। दूसरी ओर पश्चिम चंपारण और गोपालगंज में हल्के बच्चों का अनुपात सबसे कम था। ठीक ने दुबले और हल्के बच्चों का जिलावार ब्यौरा तालिका 12.4 में प्रस्तुत है। बाल विकास कार्यक्रम, बच्चों का कल्याण किसी राज्य के विकास के लिए जरूरी है, क्योंकि वे भावी मानव संसाधन में योगदान करते हैं। बिहार में आबादी का अच्छा खासा हिस्सा 191.3 लाख 0 से 6 वर्ष उम्र का है, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी का 18.3% है। चूँकि किसी राष्ट्र की प्रगति बच्चों के कल्याण पर काफ़ी अधिक निर्भर होती है, इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें उनके कल्याण, विकास और संरक्षण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। समेकित बाल विकास सेवा ICDS, समेकित बाल विकास सेवा केंद्र सरकार के अग्रणी कार्यक्रमों में से एक है और आरंभिक बचपन में देखरेख तथा विकास के लिए दुनिया के सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रमों के बीच प्रतिनिधि कार्यक्रम है। यह बच्चों और शिशुवती माताओं के प्रति देश की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है, जो एक ओर बच्चों को विद्यालय पूर्व और अनौपचारिक शिक्षा देने की चुनौती का उत्तर है, तो दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता और कम सीखने के दुष्चक्र को तोड़ने की चुनौती का उत्तर है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के छोटे बच्चों और गर्भवती अथवा शिशुवती महिलाओं के लिए सुधारक हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य बच्चों की देखरेख, उनकी आरंभिक प्रेरणा और पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा पोषण में दीर्घकालिक सुधार लाना है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालन स्वरूप समेकित बाल विकास योजना का आरंभ प्रायोगिक आधार पर देश के 33 प्रखंडों में किया गया था, जिनमें से 3 प्रखंड बिहार के थे। समेकित बाल विकास सेवा का छत्रछाया में आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत 6 सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है। ये है पूरक पोषाहार, 3 से 6 वर्ष बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय पूर्व शिक्षा, प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाएं और माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। योजना के लक्ष्य समूह तक आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंच होती है। समेकित बाल विकास सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO, महिला पर्यवेक्षक LS, आंगनवाड़ी सेविका AWW और आंगनवाड़ी सहायिका AWH शामिल होते हैं। इस योजना के मुख्य लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष तक उम्र तक वाले बच्चे हैं। उनके साथ साथ गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह तक के दूध पीने वाले बच्चे और स्कूल नहीं जाने वाले 11 से 14 वर्ष तक उम्र वाली किशोरियां भी इस योजना से लाभान्वित होती हैं। समेकित बाल विकास सेवा राज्य के सभी 38 जिलों में
544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। अभी कुल 1,74,718 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत है। वर्ष 2016 से 17 तक 91,677 आंगनवाड़ी केंद्र चालू थे। समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय ने नए स्वीकृत 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 2017 से 18 से चालू करना शुरू कर दिया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए इन 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2015 से 16 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर इन नए स्वीकृत केंद्रों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी सभी 544 समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाएं 1,07,603 आंगनवाड़ी केंद्रों और अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 7,115 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित होती है। मुख्यतः सेवा आधारित कार्यक्रम होने के कारण उसकी सफलता के लिए स्टाफ की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तालिका 12.6 में 2016 से 17 से 2020 से 21 तक के लिए समेकित बाल विकास सेवा के पदों की स्थिति दर्शाई गई है। पिछले वर्षों की अपेक्षा आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या 2019 से 20 और 2020 से 21 में बढ़ी है, लेकिन महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी आई है। वर्ष 2019 से 20 में रिक्त अनुपात इस प्रकार थे: बाल विकास परियोजना अधिकारी 22.8%, महिला पर्यवेक्षक 49.1%, आंगनवाड़ी सेविका 8.0%, आंगनवाड़ी सहायिका 11.4%। बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की काफ़ी अधिक संख्या में रिक्तियों को भरने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरी परियोजना में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे महिला पर्यवेक्षकों की संख्या ही दर्शाई गई है। समेकित बाल विकास सेवा में कर्मियों की संख्या यहाँ पे दिया गया है। समेकित बाल विकास सेवा के लिए बजट का प्रावधान क्रमशः बढ़ता रहा है, जो 2015 से 16 के 1409 करोड़ रुपए से 22% बढ़कर 2020 से 21 में 1723.98 करोड़ रुपए हो गया। हालांकि बीच के वर्षों में कुछ उतार चढ़ाव रहा है। वर्ष 2019 से 20 में केंद्र सरकार द्वारा बजट की 95% रकम विमुक्त की गई थी। वर्ष 2020 से 21 में सिर्फ 21.9% धनराशि विमुक्त की गई, जिसका कारण संभवतः कोविड-19 के कारण हुआ लॉकडाउन है। यह भी गौरतलब है कि 2019 से 20 में विमुक्त धनराशि 73% और 2020 से 21 में 86% का उपयोग कर लिया गया। यह राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशल प्रबंधन को दर्शाता है। समेकित बाल विकास सेवा के लिए पिछले 6 वर्षों में केंद्र सरकार के योगदान से संबंधित विवरण तालिका 12.7 में प्रस्तुत है। समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग वर्ष 2015 से 16 में बिहार में योजना का बजट 1409 था, जो 2020 से 21 में 1723 हो गया, और यहाँ पे 92.58% और यहाँ पे 86.05 व्यय कर दिया गया। ये समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय का रिपोर्ट है बिहार सरकार द्वारा। पूरक पोषाहार कार्यक्रम SNB महिलाओं और बच्चों के पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए बिहार की समेकित बाल विकास सेवा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुरूप आंगनवाड़ी केंद्रों के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। इस योजना के तहत 6 महीने से 3 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं को सूखा राशन या समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा
दिए गए मेनू के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन तैयार करके पौष्टिक गर्म पका खाना देकर पोषण संबंधी मानकों को पूरा करना होता है। योजना की विवरण तालिका 12.8 और 12.9 में प्रस्तुत है। मेनू में शामिल चीज़ों के अलावा इन बच्चों को बुधवार को 1 गिलास दूध और शुक्रवार को 1 उबला अंडा भी दिया जाता है। इस निर्देश के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र में विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले बच्चों को गर्म पका खाना खिलाया जाता है। इसके साथ साथ बच्चों को मेनू के अनुसार सुबह में नाश्ता भी दिया जाता है। यहाँ पे चावल और दाल, सोया बड़ी और दाम दिखाया गया है और वह मानक प्रतिदिन कितना रुपए खर्च आता है वो दिया गया है। सूखा राशन पाने वाले जो लाभार्थी सोया बड़ी की जगह अंडे चाहते हैं उन्हें 8 अंडे दिए जाते हैं। और यहाँ पे गर्म पका हुआ खाना दिया जाता है जहाँ पे मेनू दिया गया है। और प्रति बच्चा प्रतिदिन का खर्च 8 रुपये। वैसे 500 किलो कैलोरी वाला खाना दिया जाता है जिसमें 12 से 15 ग्राम प्रोटीन भी शामिल है। ये आंगनबाड़ी केंद्रों में विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए आने वाले 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिए जाते हैं। ये समेकित बाल विकास सेवा निदेशालय द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट है। सुबह के नाश्ते के लिए यहाँ पे चना, गुड़, चिवड़ा या फिर गुड़, फिर मंगलवार को भी वही है, सेम है। और बुधवार को 1 गिलास दूध है और बृहस्पतिवार को भी सेम है, चना गुड़ या चिवड़ा गुड़। शुक्रवार को उबला अंडा और शनिवार को भी चना गुड़ या चिवड़ा गुड़ दिया जाता है। राष्ट्रीय पोषण मिशन NNM कुपोषण भले ही मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण नहीं हो लेकिन संक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध की क्षमता घटाकर या रुग्णता को बढ़ाता ही है। बच्चों की मृत्यु के अनेक कारण होते हैं जैसे समय से पहले जन्म के समय कम वजन, निमोनिया, डायरिया और संचारी रोग आदि। महिलाओं और बच्चों में कुपोषण का स्तर घटाने के लिए लक्षित मौजूदा योजनाओं के अलावा केंद्र सरकार ने बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं में पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए सितंबर 2017 से राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की। इससे सहक्रिया उत्पन्न होगी, बेहतर अनुश्रवण सुनिश्चित होगा, समय से कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी की जाएगी और क्षेत्र स्तर के कर्मियों को तय किया गया लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ज़मीनी स्तर तक इसके अनुश्रवण और कंजरवेंस के लिए इसकी क्रियान्वयन रणनीति सघन कार्य योजना पर आधारित है। मिशन का 2017 से 18 से 2019 से 20 तक 3 वर्षों तक क्रियान्वयन हो चुका है। मिशन का लक्ष्य हर साल ठिगनापन में 2%, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों की रक्तअल्पता में 3%, अल्पपोषण में 2% और जन्म के समय बच्चों के कम वजन में 2% की कमी लाना है। पोषण माह राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत 2018 में सितंबर को पोषण माह अभियान के रूप में मनाया गया, जो 2019 और 2020 में भी जारी रहा। कार्यक्रम का लक्ष्य राज्य में पोषण संबंधी संदेश के साथ हर परिवार तक पहुंचाना था। इस अभियान का एक अन्य उद्देश्य पोषण के लिए काम करने वाले सभी विभागों का कन्वर्जेंस सुनिश्चित करना और पोषण संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संयुक्त योजना बनाना था। अभियान के तहत मिशन के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के संवादों के जरिए हितधारकों का संवेदीकरण किया गया। ये व्यापक लक्ष्य हैं बच्चों और महिलाओं में कुपोषण और रक्ताल्पता घटाना, अधिकाधिक स्तनपान और पूरक आहार को बढ़ाना, साफ सफाई, स्वच्छता की आदतों और सफाई को बढ़ावा देना, भोजन संबंधित आदतों में सुधार लाना और 6 महीने से 6 वर्ष उम्र वाले समूह के बच्चों के विकास और बालिका शिक्षा को नियमित करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना माताओं का अल्पपोषण बिहार में प्रमुख चुनौती है, क्योंकि 1/3 से भी अधिक माताओं का देहभार सूचकांक निम्न है।
कम उम्र में विवाह, कम उम्र में बच्चा और बार बार प्रसव से माताओं की पोषण संबंधी स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस गंभीर समस्या से निजात पाने के लिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना की शुरुआत सबसे पहले बिहार के 2 जिलों सहरसा और वैशाली में केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषित योजना के रूप में अक्टूबर 2010 में पायलट के आधार पर की गई थी। इस योजना का नाम अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कर दिया गया है, जो 1 जनवरी 2017 से लागू है। इसके व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों का 60:40 अनुपात में हिस्सा होता है। इस योजना के तहत निबंधित गर्भवती महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपये मातृत्व लाभ दिया जाता है, जिसमें हर किस्त के कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है। 1,000 रुपये की पहली किस्त का भुगतान अंतिम मासिक स्राव के 3 महीने के अंदर गर्भवती होने का निबंधन कराने पर किया जाता है। 2,000 रुपये की दूसरी किस्त गर्भ के 6 महीने पूरा हो जाने और कम से कम एक बार प्रसव पूर्व देखरेख जांच कराने के बाद दी जाती है और 2,000 रुपये की तीसरी किस्त प्रसव के बाद और बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा हो जाने के बाद ही दी जाती है। यह नकद प्रोत्साहन राशि कम से कम 19 वर्ष में गर्भवती हुई महिलाओं द्वारा पहले 2 प्रसवों के लिए कुछ शर्तें पूरी करने पर सीधे उन्हें ही दी जाती है। 3 किस्तों के अलावा लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी मातृत्व लाभ के बतौर 1,000 रुपये की नकद प्रोत्साहन राशि मिलती है, बशर्ते कि संस्थागत प्रसव हुआ हो। इस प्रकार महिला को कुल 6,000 रुपये मिल सकते हैं। वर्ष 2019 से 20 में इस योजना के तहत 56.75 लाख रुपये व्यय हुआ था और 2020 से 21 के लिए 7,671 लाख रुपये का बजट आया। किशोरी योजना SAG किशोरावस्था लड़कियों के शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। इस अवधि में खाने पीने और जीवन शैली संबंधी व्यवहारों के कारण पैदा हुई पोषण संबंधी समस्याएं वयस्क होने पर जीर्ण लोगों का कारण बन सकती है और कुपोषण की समस्या भावी पीढ़ियों तक में हो सकती है। किशोरियों की स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें पूरी करने से अधिक स्वास्थ्य और उत्पादक नारी शक्ति ही नहीं तैयार होती है। इससे कुपोषण के पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले चक्र को तोड़ने में भी सहायता मिलती है। किशोरियों को होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं में गर्भवती होना, मातृ मृत्यु का जोखिम, शिशु मृत्यु, यौन संचरित रोग, प्रजनन मार्ग संक्रमण, HIV होना आदि शामिल है और इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए उन्नत स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। किशोरियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिहाज से 11 से 18 वर्ष उम्र समूह की किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया था। इस कार्यक्रम का विशेष फोकस बिहार के 12 जिलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियों पर था। इस कार्यक्रम को अप्रैल 2018 से सभी जिलों में लागू कर दिया गया है। इस योजना 11 से 14 वर्ष उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए भी है। किशोरी योजना के औपचारिक आरंभ और दिशा निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रारंभिक सर्वेक्षण करके स्कूल नहीं जाने वाली 1.60 लाख किशोरियों की पहचान की गई। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 50-50 के अनुपात के रूप में वित्त पोषण का प्रावधान है। इस योजना के तहत किशोरियों को आंगनबाड़ी केंद्रों में सूखा राशन के बतौर सूक्ष्म पोषक तत्वों सहित 18 से 20 ग्राम प्रोटीन और 600 कैलोरी ऊर्जा देने वाला पूरक पोषाहार महीने में एक बार 25 दिन के लिए उपलब्ध कराया जाता है, जिस पर प्रतिदिन 9.50 रुपये के हिसाब से खर्च होता है। वर्ष 2019 से 20 में महिला पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा वापस स्कूल चले अभियान चलाया गया था। वर्ष 2019 से 20 में इस योजना पर
11.46 लाख रुपए व्यय हुए और 2020 से 21 में योजना के लिए 433.95 लाख रुपए का प्रावधान है। राष्ट्रीय शिशुशाला योजना NCS राष्ट्रीय शिशुशाला योजना का क्रियान्वयन राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर 2018 से 19 में किया गया और इस योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों को महीने में कम से कम 15 दिन के लिए साल में 6 महीने तक दिन में देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 2020 से 21 में इस योजना के लिए 90 लाख रुपए का प्रावधान है। पेयजल और स्वच्छता सरकार का आदेश है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की अनुसूची में वर्णित विहित मानकों के अनुरूप पेयजल और शौचालय सुविधा सहित स्कूली अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाए। सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल सुविधा तथा पर्याप्त स्वच्छता और साफ सफाई बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि विद्यालयों में बुनियादी पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हों। ये सुविधाएं छोटे बच्चों, राजस्वला होने की उम्र वाली लड़कियों और विकलांग बच्चों समेत सभी के उपयोगी लायक होनी चाहिए। तालिका 12.11 में राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति का ब्यौरा पेश किया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि लड़कों के लिए शौचालय सुविधा वाले प्राथमिक विद्यालयों का हिस्सा 13.2% अंक बढ़कर 2015 से 16 के 83.6% से 2018 से 19 में 96.8% हो गया। वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 3.1% अंकों की ही वृद्धि हुई और आंकड़ा 2015 से 16 के 94.8% से 2018 से 19 में 97.9% हो गया। लड़कियों के लिए शौचालय सुविधाओं से युक्त विद्यालयों की बात करें तो ऐसे प्राथमिक विद्यालय 2015 से 16 में 84.3% थे, जिनका आंकड़ा 4 वर्षों में 12.5% अंक बढ़कर 2018 से 19 में 96.8% हो गया। हालांकि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के मामले में सिर्फ 2.2% अंकों की वृद्धि हुई, जो 2015 से 16 के 96.4% से 2018 से 19 में 98.6% हो गया। यह उल्लेखनीय है कि इन 4 वर्षों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर पेयजल सुविधा में क्रमशः 21.2 और 6.0% अंकों की वृद्धि हुई है। समुचित साफ सफाई बनाए रखने के लिए विद्यालयों को चाहिए कि वे हाथ धोने की जगह और शौचालय में नल वाले पानी की व्यवस्था करें। यहाँ पे लड़कों के लिए शौचालय सुविधा युक्त विद्यालय, फिर लड़कियों के लिए शौचालय सुविधा युक्त विद्यालय और पेयजल सुविधा युक्त विद्यालय दिखाया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।